कांग्रेस को मिली अंतरिम राहत। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने खाता इस्तेमाल करने की दी इजाजत। 9 अकाउंट हुए थे फ्रीज। बिहार में दिखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दमखम। राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी। खुली जीप में सवार होकर निकले। नोएडा में दिखा भारत बंद का असर। मजदूर संगठन सीटू सड़क पर उतरा। हाईवे को किया जाम। बाराबंकी में दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने। पत्नी की कटा सिर लेकर सड़क पर निकला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले 8 गिरफ्तार। 21 लाख के चेक बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत चमोली के लिए 400 करोड़ से अधिक 604 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया, जिसमें 97 करोड़ लागत की 260 योजनाओं का लोकार्पण और 303 करोड़ की 344 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन पर मातृशक्ति को भी सम्मानित किया। वहीं सीएम धामी ने कहा, आज हमारी मातृशक्ति सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। दुर्गम क्षेत्र में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुटीर उद्योग चलाकर विकास को गति प्रदान कर रही हैं। वहीं महिलाओं को 4 धाम यात्रा और अंतर्राज्य मेले के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हमारी मातृशक्ति, मैं कह सकता हूं पूरे उत्तराखंड में घूमने के बाद, पूरे उत्तराखंड में मातृशक्ति के बीच में जाने के बाद, मातृशक्ति जितना अच्छा काम कर रही है, हमारी माताएं बहनें जितना अच्छा काम कर रही हैं, मैं कह सकता हूं कि मातृशक्ति अब आगे बढ़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा चुकी है। अब उनकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। वो किसी भी काम में आज पुरुषों से कम नहीं है। हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के जो हमारे सीमांत क्षेत्र हैं, दुर्गम गांव-गांव में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के माध्यम से जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। इस जनपद में भी एनआरएलएम से 4,930 समूह अभी तक गठित किए जा चुके हैं, जिससे करीब 33,000 महिलाएं जुड़कर स्वरोजगार का कार्य कर रही हैं। जहां वो स्वयं का स्वरोजगार कर रही है, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम कर रही हैं। महिला समूह को रिवॉल्विंग फंड एवं सामुदायिक निवेश निधि के माध्यम से अभी तक 29 करोड़ रुपए की धनराशि सरकारी अनुदान के रूप में बांटी जा चुकी है। अब तक महिला समूह को न्यूनतम ब्याज दर 53 करोड़ 70 लाख का ऋण भी इस जनपद में बांटा जा चुका है। इसके साथ ही जनपद में अब तक 2,711 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिसके बारे में अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हमने 4 लाख बहनों को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया है। आपने देखा होगा हमारे भाई साहब तीरथ जी लोकसभा के अंदर थे, जब सामान्य बजट प्रस्तुत हो रहा था, तो पहले पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया गया था, उसको 1 करोड़ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को समर्पित करके 3 करोड़ उसका लक्ष्य कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगामी 31 मार्च तक 3,111 महिलाओं को लखपति दीदी बनने का यहां का लक्ष्य रखा गया है। अब धीरे धीरे मैं कहना चाहूंगा हमारे जिलाधिकारी जी से भी, हमारे सीडीओ साहब से भी, ग्राम्य विकास विभाग के लोगों से भी, अन्य विभाग के लोगों से भी, जो स्वयं सहायता समूह को बनाने का काम करते हैं, जब भारत सरकार ने अपना 1 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा दिया है, तो हमारे चमोली जनपद का लक्ष्य भी बढ़ना चाहिए। वो लक्ष्य भी हमारा आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को 4 धाम यात्रा, जो स्थानीय मेले, अंतर्राज्यीय मेले जो इसी प्रांगण में होते हैं,
राष्ट्रीय मेले, संडे बाजार आदि के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने का काम जहां सरकार के माध्यम से हो रहा है, वहीं अन्य माध्यमों से भी उनको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। चार धाम यात्रा के आज हमारी मातृ चमोली के ऐतिहासिक मेला मैदान गौचर में जिला प्रशासन की ओर से नंदागौरा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आई महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महिलाओं को उनके स्थानीय गांवों और कस्बों से गौचर तक लाने के लिए प्रशासन ने बस टैक्सी का इंतजाम किया। वहीं सभी महिलाओं को गौचर को प्रस्थान करते समय नाश्ते के पैकेट भी वितरित किए गए। हम गौचर मेला में जा रहे हैं। गौचर में नंदागौरा महोत्सव प्रोग्राम चल रहा है। वहाँ पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। हम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। हमारे गांव से ग्राम पंचायत सड़कोट से कम 36-40 महिलाएं आ रखी हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और सारी समूह से जुड़ी महिलाएं हैं ये, और मैं समूह से जुड़ी बैंक सखी हूँ। मेरा नाम श्रीमती यशोदा देवी है। नाश्ता हमें अभी मिल चुका है और इसमें पता नहीं क्या क्या है, अभी खोला नहीं हमने। इसको देखेंगे, पता नहीं क्या क्या है, अभी खोल के देखते हैं तब नाश्ता करेंगे हम। आगे चल के पता नहीं क्या क्या मिलेगा। आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है तो वहाँ देखे। हम आज गौचर जा रहे हैं और वहाँ श्री पुष्कर धामी जी वहाँ पर आ रहे हैं और हम सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। गांव की महिलाएं सब जो मतलब समूह कार्य करता है वो सभी लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम इसमें सम्मिलित होने का हमें मौका मिला है और हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया है। हमें बहुत ही खुशी हुई है इस बात के लिए। धन्यवाद मोदी जी। सभी मिला और फिर अच्छे से स्वागत किया गया। हमें बहुत खुशी है क्योंकि ये मौका हमेशा नहीं मिलता है, इसलिए इसमें महिलाओं को भी मौका मिला। इससे महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत बड़ी जागरूकता है और हमें बहुत खुशी है कि हमें ये मौका मिला, इसलिए हम ये मौका नहीं चुकाना चाहते हैं। और हमारे गांव से यहाँ 20 से 25 महिलाएं यहाँ आ रखी है आज। हम अपने ग्राम प्रधान श्रीमती किरण देवी का भी बहुत दिल से आभार करते हैं कि उन्होंने हमें इस मौका में यहाँ भेजा है। धन्यवाद। बिस्कुट और जो भी मिलता है ये सब मिला है हमको नाश्ता में। समूह के द्वारा हम यहाँ पे गौचर पे जा रहे हैं और सभी महिलाओं के साथ हम इकट्ठा होकर सहायता से वहाँ पे पहुँचे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी पहुँच रहे हैं और जो भी धामी के कार्यक्रम हैं हम समूह की महिलाएं हैं सभी लोग, और हम मुख्यमंत्री गौचर में आ रहे हैं और हम मुख्यमंत्री के विचार सुनने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने क्या क्या विचार दे रहे हैं। हमें मुख्यमंत्री से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री ने हमको बहुत सारे सामग्री और बहुत अच्छी पहल दी है। धन्यवाद। हमको बहुत उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री ने हमको बाल विकास के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें दी है। महिलाओं के लिए, समूह की महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छी पहल है उनकी, और आज भी वो हमें अच्छी चीज़ें करेंगे। ऐसे हैं और हम गौचर जा रहे हैं। यहाँ पर जो नंदागौरा महोत्सव है उसमें हमारे गांव की सारी महिलाएं गौचर में इकट्ठा हुआ। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आ रहे हैं और उनके ऐसे ही भव्य स्वागत, चाहे समारोह कुछ भी बोलो, इसके लिए हम वहाँ जा रहे हैं। मातृशक्ति सम्मेलन और ये बहुत दिवसीय शिविर भी है गौचर में। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है और सभी लोग बड़े उत्साह से जा रहे हैं। हमारे विकास खंड से भी 128 गाड़ियाँ जा रही है, जिसमें विभिन्न ग्रामों से महिलाएं आ रही हैं जो हमारे NRLM समूह वाली हैं, आंगनबाड़ी हैं, ग्राम प्रधान लोग भी हैं। सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। खाने की पूरी व्यवस्था में लंच की व्यवस्था है और अभी नाश्ता इनको बांटा जा रहा है। कई लोगों को बांट भी दिया हमने। हमारे काफ़ी गाड़ियाँ निकल भी चुकी हैं जो कि सिमली पेट्रोल पंप पे तेल भरवाएंगे और वहाँ से आगे निकलेंगे और बराबर उनका मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका पूरा सहयोग किया जाएगा। इन सब महिलाओं का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए हरिद्वार से दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने
ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करीब 1,500 राम भक्तों को यात्रा के लिए रवाना किया। वहीं ट्रेन से यात्रा कर रहे राम भक्त भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए अयोध्या के लिए रवाना हुए। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर देश का आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। देश के अलग अलग इलाकों से श्रद्धालु रोजाना राम मंदिर दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उस राम जन्मभूमि पर राम के मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए, लेकिन पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज राममय हो गई है। आपने देखा है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का दिन था राम जन्मभूमि पर, उस दिन दुनिया के दर्जनों देशों ने अपने देश में छुट्टी करके ये संदेश दिया कि हम भी राम के भक्त हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इसलिए आज ये हरिद्वार से आज लगभग 1,500 के करीब लोग आज अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनको हमने यहाँ से हरी झंडी दी है और उनके जो उत्साह है, उमंग है, अलग ही प्रकार का है। आपने देखा कि किस तरीके से लोग सुबह से यहाँ एकत्रित हो गए थे और अब जाकर के 1:15 बजे हम लोगों ने इस ट्रेन को हरी झंडी। हरिद्वार में सिडगुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड और एमटेक इंडिया संयुक्त रूप से 3 दिवसीय हरिद्वार फार्मा एंड लैब एक्सपो का आयोजन हो गया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में बाहर से उद्योग निवेशकों को आमंत्रित करना है। प्रदर्शनी में देश विदेश के फार्मा उद्योग, मशीनरी, लैब, केमिकल, पैकेजिंग, मटीरियल उद्योग के निर्माता और प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रदर्शनी में प्रदेश के फार्मा एवं कॉस्मेटिक, आयुष उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फार्मा टेक्नोलॉजी, मशीनें आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाएंगी। फार्मा का प्रोडक्शन 22 से 25% फार्मा और इसका कॉस्मेटिक का हमारा बहुत बड़ा योगदान है और उसको प्रमोट करने के लिए हम ये एग्जीबिशन तीसरी बार लगा रहे हैं। इसमें नेशनली इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ वाले भी आ रहे हैं और जो नई नई टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले करेंगे और जो नए एंटरप्रेनर हैं उनको एंटरप्रेनर को भी ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके की नई टेक्नोलॉजी है और हम कैसे प्रोडक्शन में आए, हम भी इंडस्ट्री लगाएं, उसका भी मैसेज देना है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका भी मैसेज देना है। तो इससे बिजनेस प्रमोशन के लिए बहुत बड़ा काम होने वाला है। ये जनरली पब्लिक को यहाँ तक भी ज्ञान नहीं है कि हम लोग पूरे इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का करीब 22% हरिद्वार में दवाइयाँ बनाते हैं। तो बेसिक पर्पज इस एक्सपो का ये है कि हम अपनी हैसियत है फार्मा इंडस्ट्री की पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्या लेवल की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किस लेवल का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है दवाइयाँ बनाने का, और वर्ल्ड क्लास मेडिसिन हरिद्वार में उत्पादित हो रही है और वो बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। यही सब नॉलेज देना आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए और बाकी इंडस्ट्री के बंधुओं को और इन्वॉल्व करने के लिए सारा आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम जो है पिछले 2 वर्ष भी हुआ था, अब की बार तीसरी बार हो रहा है ये, और पिछले दोनों वर्ष की अपेक्षा अब की बार ये एग्जीबिशन जो है और इसको विशाल रूप दिया गया है। लगभग 150 के आसपास जो है इसमें स्टॉल बुक किए गए हैं। 3 दिन का ये रहेगा, 16, 17, 18 को। पूरे अपने भारत से और विदेशों से भी इसमें जो है विजिटर्स लोग आ रहे हैं। मेनली फार्मा, आयुष और लैब का ये एक्सपो है। यहाँ पर इससे संबंधित सभी मशीनरी, उनके मटेरियल्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए जो है, और इसमें आसपास के मेडिकल कॉलेजेस और फार्मा कॉलेजेस के बच्चे और उनसे जुड़े हुए सभी फैक्ट्रियों के लोग, जो फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर विज़िट करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड का अपना पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड प्रदेश का क्योंकि अपने पूरे भारत में एक बहुत बड़ा नाम है और विश्व में भी यहाँ से बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपने भारत से है। तो निश्चय ही ये 3 दिन का हमारा ये फार्मा सेक्टर का उद्योग मेला जो है ये बहुत सफल हो जाने वाला है। इसमें लगभग 3 दिन के दौरान हमारे एस्टीमेट में अगर हम पिछले वर्षों की बात करें तो 8 से 10 हज़ार लोग ज़रूर पहुँचेंगे।
बहुत फायदा होगा हमारे। लोकतंत्र में जब सरकारें जनता की मांगों को पूरा नहीं करती तो जनता अपनी मांगों को मनवाने के लिए या तो सड़कों पर सत्ता के खिलाफ होकर प्रदर्शन करती है या फिर चुनावों में मतदान का एकमात्र सहारा रह जाता है। पहाड़ों में इन दिनों ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। चमोली में सड़क की मांग को लेकर पारतोली गांव के लोग उपजिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा और कहा कि सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, जिससे पूरे गांव के लोग आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार का मन बना चुके हैं। सर, हमारी मांग ये है कि हम 15-20 सालों से शासन को कई बार अवगत कराया है। हमारे यहाँ जितने भी वृद्ध लोग हैं और या महिलाएं, प्रसव वाली महिलाएं हैं, हमको कंडी और डंडी के मुताबिक 2 किलोमीटर पैदल लाना पड़ा है, जिससे हमारे यहाँ के लोग दुविधा में फंसे हैं। कभी जीव जंतु से भी खतरा है। पहाड़ी इलाके में जब बरसात होती है तो पत्थर गिरने का भय बना रहता है। इसलिए हमने शासन को कई बार इंफॉर्मेशन और लेटर के मुताबिक अवगत कराया कि हमारे को रोड की आवश्यकता है और यहाँ पर हमारे अधिक से अधिक वृद्ध जो विधवा औरतें हैं वो भूतपूर्व सैनिकों की है और जो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक काफ़ी तौर पर लोग रहते हैं। तो उन लोगों का यही मानना है कि हम सरकार से कई बार भरोसा कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमको लॉलीपॉप दिखाती जा रही है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करें? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो लोकसभा का जो भी अभी चुनाव हो रहा हमारा पूरा गांव इसका बहिष्कार करेगा। सड़क न होने से हमारे लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ तक कि जो आधी सड़क बनी है उससे हमारे जो पैदल मार्ग थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं, जिससे हम लोगों को आने जाने में विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए हमारी जो भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आने जाने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि जो रोड जा रही है वो ऊपर होते हुए उमासैंड के लिए जो जा रही है उसी से 2 किलोमीटर हमारे लिए सड़क की सुविधा दी जाए, ताकि हम लोगों के जो पैदल मार्ग हैं वो तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुके हैं और हम लोगों के लिए आने जाने की बहुत बड़ी विकट समस्या है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया, बनभूलपुरा दंगे के दौरान बिहार निवासी एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी। जब पुलिस ने जांच की तो यह बात सामने आई कि दंगों में प्रवेश कुमार की हत्या नहीं हुई थी। एसएसपी ने खुलासा करते हुए बताया, रंजिश के कारण प्रकाश कुमार की हत्या की गई और हत्या में पुलिस कांस्टेबल, उसकी पत्नी और साले सहित 2 अन्य व्यक्ति शामिल थे। पुलिस कांस्टेबल की पत्नी से प्रकाश कुमार के अवैध संबंध थे और इस बीच उसने प्रकाश की हत्या कर दंगे में मौत दिखाने की साजिश रची। वहीं पुलिस ने जांच के बाद मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सिपाही की पत्नी की तलाश की जा रही है। बनभूलपुरा में जो उपद्रव हुआ था उसमें एक युवक की डेड बॉडी मिली थी, प्रकाश नाम की, जिसको अगले दिन हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद में और बाकी चीज़ें प्राप्त होने के बाद में पता लगा कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस मामले में हमारे द्वारा जब युवक की शिनाख्त हो गई और शिनाख्त होने के बाद में जब उसका एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि ये युवक जो है ये बिहार का रहने वाला है और ये हल्द्वानी में उस दिन किसी से मिलने आया था। बाकी ज़्यादा सर्विलांस करने पर ये पता लगा कि ये सितारगंज में किसी व्यक्ति के संपर्क में था और उस व्यक्ति ने इसको हल्द्वानी बुलाया। हल्द्वानी बुलाने के बाद में वहाँ पर इसके साथ में 2 व्यक्ति और थे और इन लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा होने के बाद में ये जो व्यक्ति है इसकी गोलापार में ले जाकर हत्या कर दी गई। इस सारे घटनाक्रम में एक हत्या करने वाला जो अभियुक्त है उनमें से एक जो अभियुक्त है वो पुलिस का सिपाही है और जो ये अभियुक्त मृतक है इसका और जो पुलिस के सिपाही है जो अभियुक्त है उसकी पत्नी के संबंध होने के कारण और मृतक द्वारा जो सिपाही है उसकी पत्नी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में वो उससे नाराज़ था
उसने अपनी बीवी से फ़ोन करवा कर उसको यहाँ बुलवाया, मिले, उसको किसी बहाने से अपने साथ में तैयार किया और गोलापार में ले जाकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस सारे घटनाक्रम में जो अभियुक्त हमारा कांस्टेबल, उसका साला, एक इसका दोस्त, इसकी बीवी और एक इसके साले का दोस्त, ये 5 लोग शामिल है। 4 लोग जो हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी बीवी जो है अभी फरार चल रही है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अभी अभियुक्तों के कब्जे से जिस पिस्टल से गोली मारकर हत्या की गई है वो पिस्टल बरामद कर ली गई है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बनफुलपुरा उपद्रव में हुई जो मृत्यु है उसमें से कुछ मृत्यु शायद पुलिस फायरिंग और किसी और के द्वारा किए गए हत्या का परिणाम नहीं है। ये पर्सनल एनिमिटी का मामला है। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी प्रेस में। सर तो इस तरीके से अगर अब देखा जाए तो ये जो प्रकाश है इसका बनफुलपुरा में वो उपद्रव से कोई और वहाँ पे जो भी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे इसका कोई भी संबंध नहीं। हरिद्वार की रानीपुर पुलिस ने क्षेत्र में हुई किशोरी की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि वो नाबालिग का प्रेमी था। उसने ही अपनी प्रेमिका की हत्या की थी। उसने बताया कि किशोरी से पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया और शव को कट्टे में डालकर गगन नहर में फेंक दिया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह ढोबाल ने पत्रकार वार्ता में बताया, नाबालिग लड़की का शव 2 दिन पहले आसफ नगर झाल से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर की डिटेल निकालने के साथ अन्य पहलुओं पर पड़ताल शुरू की और आरोपी अजीम को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया उनकी सरकार युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की स्कीम को लेकर इतनी गंभीर क्यों है। सीएम योगी ने कहा वो चाहते हैं इससे युवा केंद्र और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में आसानी से जान सकें। साथ ही युवा और सरकार के बीच की दूरियां कम हो। वे तकनीकी व्यावसायिक ज्ञान के साथ साथ प्रशासनिक योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं ताकि युवा राज्य के बाहर नौकरी की तलाश न करें। सरकार ने इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो, इसलिए हम लोग जो स्मार्टफोन और टैबलेट भी दे रहे हैं, तो उसमें हमने केंद्र या राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़े हुए जो यूथ से रिलेटेड हैं, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम। तीसरा, यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई या हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में काफ़ी चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से प्रभावी बनाया। इन सबको आगे बढ़ाते हुए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें। एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वह शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। तीसरा, उसको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसको पता है। इसलिए इंडस्ट्री से कहा गया कि भाई आप बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारी संस्थाएं उस प्रकार के मैन पावर को ट्रेन करेगी, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।
आपको हमें केवल बताना है कि भाई हमें इतने लोग इस प्रकार की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, सरकार ने इस बात को तय किया कि भाई ये दूरी न हो। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति अब गर्माती दिख रही है। तमाम राजनीतिक दल अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में रहेंगे और इसी दिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा अमेठी पहुंचनी है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तय मानी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को संभल स्थित कल्की धाम जाएंगे। वो यहां पर कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ के दौरे पर भी जाएंगे, जहां 10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वहीं पीएम मोदी के लखनऊ दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। उत्तर प्रदेश जल्दी औद्योगिक विकास में नंबर 1 बन जाएगा और तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास में शीघ्र ही नंबर 1 पर आ जाएगा। यहाँ पर बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए रेलवे स्टेशन बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हवाई अड्डे विकसित हुए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केपी मौर्य का कहना है, केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेता किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसलिए इस विरोध का कोई मामला नहीं बन रहा। ये सभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे सफल नहीं होंगे क्योंकि किसानों का विरोध प्रकृति में अराजकतावादी नहीं हो सकता है और बातचीत भी जारी है। केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों की आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं सीबीएसई की हैं, बच्चों तक को आने जाने में परेशानी हो रही है, लोगों को असुविधा हो रही है। तो आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं है। और जब सरकार बातचीत कर रही है तब ऐसे समय में आंदोलन को इस प्रकार से करने की कोशिश करना, जब कुछ ही दिनों के बाद चुनाव है, मेरे को तो एक किसान पुत्र होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। किसानों को तो बरगला करके कुछ संख्या में जरूर बुलाए हैं उसके अंदर, लेकिन यह आंदोलन कोई और चला रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपने चुनाव स्टार्ट हो तो उसकी भी बात कही, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बाइंड योजना को रद्द किया है। कांग्रेस ने फैसले का स्वागत किया है और वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो है पारदर्शिता के लिए लाया गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो भी करती है पारदर्शिता के लिए करती है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए करती है। ये चुनावी बांड का जो विषय आया था, वो विषय देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर कुछ कहा है तो सरकार उसकी समीक्षा करेगी, जिससे भी पारदर्शिता हो। हम तो एक देश एक चुनाव चाहते हैं, हम तो एक देश एक वोटर लिस्ट चाहते हैं, एक देश एक राशन कार्ड चाहते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत चाहते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत सकारात्मक है। जो भी राष्ट्र के हित में होगा, देशवासियों के हित में होगा, हर वह काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सर एक सवाल और आखिरी रहेगा, ममता बनर्जी ने जो है संदेश खाली हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। देखिए, पूरा पश्चिम बंगाल अराजकता की आग में झुलस रहा है। ममता बनर्जी जी की सरकार को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वहां पर हिंदुओं का दमन वैसे ही हो रहा है जैसे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में हो रहा था। इतना अत्याचार जो त्रेता युग में और द्वापर में रावण और कंस के शासन में होता था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उससे ज्यादा अत्याचार इस समय पश्चिम बंगाल में लोगों पर हो रहा है। ऐसी अराजक सरकार को कोई सह नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी प्रशासनिक नियुक्ति का फैसला किया। सरकार ने राज्य के कानून व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार एडीजी अमिताभ यश को दिया है। बता दें, अमिताभ पहले से यूपी एसटीएफ के अपर पुलिस महानिदेशक का प्रभार
संभाल रहे हैं। इसके बाद अब उन्हें राज्य कानून व्यवस्था का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उनकी नियुक्ति अगले आदेश तक के लिए की गई है। यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश साल 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश के सबसे तेज तर्रार अधिकारियों की लिस्ट में गिना जाता है। वो मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले से रहने वाले हैं और उनके पिता भी आईपीएस ऑफिसर थे। जानकारी के मुताबिक अमिताभ यश ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पूरी की। यूपी एसटीएफ के प्रमुख का पद संभालने से पहले अमिताभ यश कबीरनगर, कानपुर, सहारनपुर, सीतापुर समेत कई अन्य जिलों के कप्तान रह चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया को खत्म करने में अमिताभ यश का बड़ा योगदान माना जाता है। एसटीएफ में रहते हुए उन्होंने 150 से ज़्यादा अपराधियों का इनकाउंटर किया और कई बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है, चाहे अतीक अहमद हो या फिर विकास दुबे। सभी प्रमुख अपराधियों का साम्राज्य खत्म करने में अमिताभ यश का अहम योगदान माना जाता है। यूपी के बाराबंकी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पत्नी का कटा सिर लेकर बांका लेकर सड़क पर निकल गया, जिससे भी ये मंजर देखा हैरान रह गया। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी पति को पकड़कर थाने ले आई और पुलिस ने हत्या आरोपी पति के पास से महिला कटा हुआ सिर कब्जे में ले लिया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले में एएसपी सीएन सिन्हा ने बताया, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वारदात के बाद क्षेत्र में तनाव है। घटना वाले इलाके में पुलिस बल लगा दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज दिनांक 16/2/2024 को प्रातः 9 बजे यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति बसारा गांव का है, जिसका नाम अनिल है। वो अपनी पत्नी की गला काट दिया है उसने बांका से और वह उसके सिर को लेकर जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत थाना फतेहपुर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मौके से अगर जिस बांका से उसने मारा था, अपने पत्नी की हत्या की थी, वो भी बरामद किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई तत्परता पर सुनिश्चित की जा रही है। मैनपुरी में सरकारी अधिकारी शासन प्रशासन की छवि को धूमिल करने में लगे हैं, जहां सार्वजनिक शौचालय पर तैनात महिला कर्मचारियों को 3 साल से वेतन नहीं दिया गया। वहीं पीड़िता ब्लॉक से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। पीड़िता अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गई, लेकिन ग्राम प्रधान एवं सचिव वेतन देने को तैयार नहीं है। सर, मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ, सामुदायिक शौचालय पे काम करती हूँ और मेरी मानदेय नहीं पड़ रहा है और मैं बहुत मजबूर हूँ। जब मैं कहती हूँ मानदेय की तो मुझे धमकी दे के चुप करवा दिया जाता है। कौन है? अब यह तो सब जो मैं यहाँ पर भी ब्लॉक में भी सबको एप्लीकेशन दे चुकी हूँ सबको, लेकिन क्या करूँ सर। किस जगह निकती है आपकी? कौन से शौचालय पे आप लगी हैं? मैं शौचालय असरोई के शौचालय पे हूँ। अच्छा, तो प्रधान से कहा तो क्या कहते हैं प्रधान जी? प्रधान जी कहते हैं कि डाल देंगे पैसा, अभी क्या है, कभी न कभी डाल देंगे, अभी नहीं है मेरे खाते में, ये बोल के और डाल देते हैं। कितने समय हो गया आपको लगे? 3 साल हो गए। 3 साल तक। बीडीओ साहब को भी एक प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं? जी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है। कहाँ आप शिकायत कर चुकी हैं अब तक? शिकायत तो मैं बीडीओ सर से भी कर चुकी हूँ, ऑनलाइन भी किया है मैंने, बहुत जगह शिकायत कर चुकी हूँ। सर मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है, मुझे मानदेय मिल नहीं रहा है, मैं ज़्यादा परेशान हूँ। क्या प्रशासन से मांग करती हैं आप? मैं यही कहती हूँ बस मुझे कुछ नहीं, मेरा मानदेय टाइम से पकता रहे और जो मैं मेहनत कर रही हूँ सर, तो मेरे खाते में पैसा आना चाहिए। वो समूह में चला जाता है, मुझे मिलता नहीं है, फिर मुझे काम करने से क्या मतलब। ये अभी मेरे संज्ञान में आया है, ग्राम पंचायत असरोई में महिला कार्यरत थी, उनका नाम राधिका बताया गया है। तो मेरे संज्ञान में आपके थ्रू भी आया है और उन्होंने लिखित प्रत्यावेदन भी दिया है कि उनका पेमेंट कुछ जो था उनका वो ड्यू है अभी तक। तो अभी मैं इसको दिखवा देता हूँ आपके थ्रू। मैं ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी उनका जिस भी वजह से अगर रुका होगा तो उनको क्लियर किया जाएगा। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है या कोई और दिक्कत है, और जो भी मानदेय जितना ही बनता हो उनको उनका मानदेय दिलवा दिया जाए। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।